नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे दस्तावेज की बात करते हैं जो आज भी हमारी राजनीति और प्रशासन की रगों में दौड़ता है। वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, बल्कि कह सकते हैं कि आधुनिक भारत के शासन की ये पहली बड़ी रूपरेखा थी। तो एक सीधे से सवाल से शुरुआत करते हैं। जब भी हम भारतीय संविधान का नाम लेते हैं तो दिमाग में सबसे पहले 1950 की तारीख घूमती है ना? पर क्या इसकी कहानी सच में वहीं से शुरू होती है या फिर इसकी जड़ें कहीं और बहुत ज्यादा गहरी हैं? जरा सोचिए, यूपीएससी, सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई, ये संस्थाएं आज भारत की रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इन सभी की नींव एक ब्रिटिश कानून यानी 1935 के इसी अधिनियम में रखी गई थी। और यही इस पूरे विश्लेषण का हमारा सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है, तो इस कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि 1935 का अधिनियम कोई एक दिन में नहीं बना था। ये तो दशकों से चले आ रहे ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों की एक लंबी कड़ी का आखिरी नतीजा था। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। 1858 में जब शासन सीधे क्राउन के हाथ में गया, वहां से लेकर 1909 में समाज को बांटने वाले पृथक निर्वाचक मंडल, फिर 1919 का असफल द्वैध शासन और उसके बाद साइमन कमीशन का विरोध और गोलमेज सम्मेलनों की लंबी बहसें, हर एक घटना ने 1935 के कानून के लिए जमीन तैयार की। ये इस पूरी यात्रा का एक क्लाइमैक्स था। तो ये अधिनियम आखिर था कितना बड़ा? चलिए इसके आकार से ही इसकी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें 321 धाराएं थीं। जरा अंदाजा लगाइए, ये उस समय ब्रिटिश संसद से पास हुआ सबसे लंबा कानून था। ये बात ही दिखाती है कि इसे कितनी ज्यादा डिटेलिंग के साथ बनाया गया था। और सिर्फ धाराएं ही नहीं, इसमें 10 अनुसूचियां भी थीं। मतलब शासन का कोई भी पहलू, चाहे वो शक्तियों का बंटवारा हो या प्रशासनिक प्रक्रियाएं, कुछ भी छोड़ा नहीं गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये था कि ये भारत के लिए एक तरह का पहला लिखित संविधान जैसा था, जिसने शासन, न्यायपालिका, प्रशासन और वित्त, इन सबको एक ही कानूनी दस्तावेज में बांध दिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और डिटेल कानून का असली मकसद क्या था? क्या ये भारतीयों को अधिकार देने के लिए था या फिर उन पर ब्रिटिश कंट्रोल बनाए रखने के लिए? और यहीं पर इस एक्ट का सबसे बड़ा पेच सामने आता है। ये तराजू इस पूरे विरोधाभास को साफ कर देता है। एक पलड़े में भारतीयों को प्रांतों में अपनी सरकार चलाने का हक तो मिला, लेकिन दूसरे पलड़े में जो असली ताकत थी, यानी देश की संप्रभुता, डिफेंस और विदेश नीति जैसे बड़े फैसले, उसकी चाबी ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अपनी जेब में ही रखी। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भारतीयों को लोकतंत्र का एक अनुभव तो दिया गया, लेकिन संप्रभुता यानी देश को चलाने की जो असली चाबी थी, वो लंदन में ही रखी गई। और ये कंट्रोल पक्का कैसे किया गया? गवर्नर जनरल की इन स्पेशल पावर्स के जरिए। वो किसी भी कानून को रद्द कर सकता था, अपनी मर्जी से कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता था, और तो और चुनी हुई सरकारों को भी एक झटके में बर्खास्त कर सकता था। यानी असली लगाम उसी के हाथ में थी। तो आखिर इस अधिनियम की विरासत क्या रही, इसके दूरगामी नतीजे क्या हुए? आइए इसका एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। देखिए, इसके कुछ पॉजिटिव पहलू जरूर थे। इसने भारत के लिए एक संघीय ढांचे की नींव रखी और भारतीयों को सरकार चलाने का जरूरी तजुर्बा भी दिया। लेकिन इसके जो नेगेटिव पहलू थे वो कहीं ज्यादा भारी थे। इसने पूरी आज़ादी नहीं दी, ब्रिटिश कंट्रोल बनाए रखा और सबसे खतरनाक, इसने पृथक निर्वाचक मंडल के जरिए सांप्रदायिक विभाजन की आग को और ज्यादा हवा दी। आखिर में अगर हम ब्रिटिश नजरिए से देखें तो ये कानून सुधार से कहीं ज्यादा अपने साम्राज्य पर कंट्रोल बनाए रखने का एक औजार था। तो चलिए अब वापस अपने सबसे पहले सवाल पर आते हैं कि इस अधिनियम ने 1950 के भारतीय संविधान को आखिर कैसे और कितना आकार दिया। हमारे संविधान के कई बड़े और जरूरी तत्व, जैसे कि हमारा फेडरल ढांचा, गवर्नर का पद, न्यायपालिका का स्ट्रक्चर और यहां तक कि इमरजेंसी के प्रावधान, ये सब सीधे सीधे 1935 के अधिनियम से ही लिए गए थे। और ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। आजाद भारत का लगभग 60% प्रशासनिक ढांचा इसी औपनिवेशिक कानून पर आधारित था। मतलब हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बने बनाए मॉडल को उठाया और उसे भारतीय जरूरतों के हिसाब से ढाल दिया। ये एक कोट है जो पूरी कहानी का सार बता देता है। ये शासन का एक पूरा खाका तो था, लेकिन इसमें आज़ादी की आत्मा यानी संप्रभुता थी ही नहीं। तो हम आज की ये चर्चा इसी एक विचार के साथ खत्म करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 विरोधाभासों से भरा था।
ये नियंत्रण का एक औजार था, लेकिन अनजाने में ही सही इसने आज़ाद भारत की नींव भी रख दी। ये एक ऐसी जटिल और ज़रूरी विरासत है जो ये साबित करती है कि अगर 1935 का वो अनुभव ना होता तो शायद 1950 का संविधान बनाना इतना आसान नहीं होता।